ओके, दिस इज आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर और इनमें से कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आउटलाइन क्लास में अपलोड की है। आप देख सकते हैं कि वो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। इनफैक्ट हमने मशीन लर्निंग के भी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, बट आई एम रिकॉर्डिंग देम अगेन बिकॉज वो मिडल में रह गई थी एंड देन आई वांट कि वो कंटिन्यूटी बन जाए। तो लेट्स हैव अ क्विक, ये वीक 10 है इन LMS, वीक 10 के नाम से अपलोडेड है। उसमें मल्टीपल PDF फाइल्स हैं और वो सारे इसी वीक में कवर करने हैं। Let's have a quick introduction of machine learning. So, how will you define machine learning? There are many different definitions. कोई भी एक agreed upon definition नहीं है. First definition is that learning is a process in which a system improves performance from experience. यानी experience के साथ साथ performance improvement होती जाए. एक बेहतर डेफिनेशन बाय टॉम मिचेल ये है कि यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क T एंड देन whenever you perform a task there has to be a performance measure P, and there is another thing, experience. A well learned task is given by the combination of these three things P, T and E. So आपने टास्क को परफॉर्म करना है, लेट्स अज्यूम फेशियल रिकग्निशन का। परफॉर्मेंस क्या होगी कि अगर आपके 100 फेसेस आपने रिकग्नाइज करने हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ फेसेस जो हैं वो करेक्टली रिकग्नाइज हो रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस क्या है कि कितने ज्यादा एक पर्सन के लिए ट्रेनिंग एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। तो इट इज जनरली मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम में इट विल बी कॉल्ड अ वेल डिफाइंड लर्निंग टास्क अगर आपकी परफॉर्मेंस P जो है वो इम्प्रूव हो विद योर एक्सपीरियंस ऑन टास्क T. So this is another definition of machine learning. Let's compare traditional programming with machine learning. So in traditional programming, generally आप computer को you plug in data and program and you get the output. We all program this way. In machine learning, you give the data, which is generally the training data, and you give the output. We will see that later on how that is possible. And what is generally expected from machine learning algorithm is that it generates program for you. So we will see that later on. Machine learning has been applied to so many different places already. बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है, जिसमें speech recognition, navigation on Mars, personalized medicine, etc. शामिल हैं। इसकी एप्लीकेशंस हमने क्लास में भी काफी सारी डिस्कस की थी। मजीद भी आपको भी शायद कुछ अंदाजा है, वरना इसको एक्सप्लोर कर लें। We want to quickly get through this lecture of introduction. Another example, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, और वो है हैंड राइटिंग रिकग्निशन। हैंड राइटिंग रिकग्निशन का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कुछ हैंड रिटन टेक्स्ट है इन दिस स्लाइड, वो कुछ नंबर्स हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये मशीन आपकी रिकग्नाइज करे कि ये नंबर क्या लिखा गया है। सो फॉर नंबर्स, इवन फॉर नंबर्स अगर आप ये देखें तो 1 कैन बी रिटन in many different ways by different people because ये हैंड राइटिंग रिकग्निशन है। इसी तरह 4 को देखें, 4 को लिखने के स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, स्पेशली जब आपके पास इंग्लिश या उर्दू हैंड राइटिंग रिकग्निशन का टास्क हो। सो दिस इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ मशीन लर्निंग। मेनी अदर टास्क, रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स, फेशियल रिकग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन, मेडिकल इमेजेस में बहुत सारा लोगों ने इस पे काम किया, फॉर ट्यूमर डिटेक्शन, फॉर ट्यूमर रिकग्निशन, एक्सेट्रा। इमेज और मोशन के सीक्वेंसेस निकालने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो जेन्युइन हैं और कौन सी फ्रॉडलेंट हैं। इसी तरह फ्यूचर स्टॉक प्रेडिक्शन, एक्सेट्रा। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे मशीन लर्निंग इस्तेमाल की गई है। Simple application areas ranges from computational biology, information extraction, social networks, debugging softwares, e-commerce, etc. There are many areas. There is no limit. So another definition by Arthur Samuel. So machine learning is basically a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. So you don't need to program explicitly. You provide the data, and your learning algorithm will generate the program. Whenever you want to define a learning task, you need to define the task, the performance measure and experience. यही 3 डेफिनेशंस ऊपर टॉम मिचेल की एप्लीकेशंस की डेफिनेशन में भी थी कि आपने 3 चीजें डिफाइन करनी है। मैं एक एग्जांपल इसमें से करवा देता हूँ। योर टास्क इज टू रिकग्नाइज हैंड रिटन वर्ड्स,
your performance measure will be the percentage of words that are correctly classified, and experience will be that how much database, how much examples of already labeled human images of handwritten words do you have, जिसको हम ट्रेनिंग डाटा कहते हैं. तो जनरली we would expect कि जितना ट्रेनिंग डाटा ज्यादा होता जाएगा, your performance measure will improve, but there are a lot of details in it जो कि हम over the period of time पढ़ेंगे. एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल योर टास्क इज के एक ईमेल मैसेज रिसीव हुआ है, वो ईमेल स्पैम है या लेजिटिमेट है, लीगल है, नॉट स्पैम जिसको कहेंगे. इसका सो दिस इज योर टास्क इन हैंड. योर परफॉर्मेंस मेजर विल बी द परसेंटेज ऑफ ईमेल्स which have been correctly classified, and your experience will be database of emails, some with human given labels. So you will have a training data जिसमें बहुत सारी emails होंगी जिनको human ने classify किया होगा कि ये spam है या not spam है. There are many applications. Autonomous cars में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया. Autonomous cars का मतलब driverless cars हैं, या drivers की support करने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं. Autonomous cars में बहुत सारे sensors होते हैं. ये हमने थोड़ा क्लास में भी डिस्कस किया था, और थोड़ा सा इसको आप खुद भी देख लें दोबारा से. Deep learning essentially is a component of या a sub part of machine learning. बहुत in है deep learning, और deep learning is basically based on deep neural networks. Deep learning is from last 5 or 6 years has given us enormous performance in many fields. We're not going into detail right now of deep learning, but it has performed very well in image recognition, object recognition, etc., etc. And this is an example of scene labeling. Scene labeling का मतलब ये है कि you are given a scene and you want to label what is inside the scene. So देखें ये machine deep learning के एक algorithm ने इसको label किया है, and that label is actually like cars, roads, car, building, etc., etc. तो बड़ी deep में इस scene को label depth में जाके किया गया. So deep learning चूंकि अभी हमारा topic नहीं है, so we are just having an introduction of machine learning. So machine learning has been used in automatic speech recognition. क्या बोला जा रहा है, ठीक है, लोगों ने इसको भी इसमें भी अप्लाई किया है. स्पीच टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी आपके पास मोबाइल फोन्स में काफी सारी एप्स मौजूद हैं जो कि स्पीच रिकग्निशन का काम करती हैं. हम आते हैं फिर चीज की तरफ, टाइप्स ऑफ लर्निंग. सो टाइप्स ऑफ लर्निंग इज वी हैव सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसको इंडक्टिव लर्निंग भी कहते हैं, unsupervised learning, semi-supervised learning, and reinforcement learning. We're studying machine learning for data science. So हम data पर machine learning apply करना चाहते हैं in this course, because this is not an extensive course in machine learning. So we will restrict our discussion to first 2 types of learning, supervised or unsupervised learning. So, but just as definition, हमने क्लास में भी सीखा था कि सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि यू आर गिवन ट्रेनिंग डाटा, और ट्रेनिंग डाटा के साथ आपको डिजायर्ड आउटपुट भी प्रोवाइड दी गई हैं. यानी आपका ट्रेनिंग डाटा लेबल्ड है. लेबल्ड से मुराद ये है कि आपको करेक्ट आउटपुट भी दी गई है. इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. जैसे अभी हमने टास्क देखा था ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम में क्लासिफाई करना है, तो आपके पास जो ट्रेनिंग डाटा होना चाहिए वो लेबल्ड होना चाहिए. यानी आपके पास कुछ ऐसा ट्रेनिंग डाटा होगा जिसमें ह्यूमन लेबल्ड डाटा होगा कि ये वाली ईमेल्स अगर ये फीचर्स हों तो ये ईमेल स्पैम है, और अगर ये वाले फीचर्स हों तो वो स्पैम नहीं है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑन द अदर हैंड is you are given training data but you don't have the desired outputs, means the data is not labeled. Semi supervised learning में training data, you have a training data, some of the training data is labeled and some of the training data is not labeled. And in reinforcement learning you आप reinforce करते हैं as a result of some sequence of actions. So let's say what is supervised learning. Supervised learning की हमने क्लास में पढ़ा था कि we have 2 further classifications or divisions. We have 2 types of supervised learning. One is called regression and one is called classification. In regression problem, the output variable is continuous. So why
we will call y our output variable and that will be a continuous variable. फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क दिया गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से के बेस पे आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द आई सेक्सटेंट इन सम सी. सो द आई सेक्सटेंट कैन बी अ कॉन्टिन्यूस नंबर, सो ये y इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. Whereas in case of classification, y या आउटपुट वेरिएबल या लेबल जो होगा that is categorical. Categorical से मुराद ये है कि it will have certain categories, classes होंगी. Like in this case, breast cancer को आपने दो classes में divide किया, malignant and benign. So based on the feature is tumor size. जो email को हमने किया था spam या not spam, that was also क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. हम जब क्लास में आखिरी वीक में पढ़ रहे थे तो वी डिड मेनी एग्जांपल्स ऑफ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क. इसीलिए इस लेक्चर को मैं जरा तेज गुजार रहा हूं. सो क्लासिफिकेशन में y इज कैटेगोरिकल और देन सुपरवाइज लर्निंग में ऑब्वियसली जैसे इस एग्जांपल में यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट के एक गिवन ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट है या बिनाइन है बेस्ड ऑन ट्यूमर साइज. सो ट्यूमर साइज इज नॉट द ओनली फीचर, ऑब्वियसली यू कैन हैव मोर फीचर्स एज वेल. आपके पास ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं. आपके पास ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं, जस्ट एक फीचर होना काफी नहीं है. सो ये हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है. बेसिकली हम मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे थे. बिफोर दैट हैपेंड कि हमें क्लासेस रोकनी पड़ी. सो आई एम स्लाइटली गिविंग यू अ रीकैप ताकि कॉन्टेक्स्ट हमारा बन जाए फॉर लर्निंग. सो हमने देखा था कि मशीन लर्निंग की दो बड़ी टाइप्स हैं. वन इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड वन इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग डेटा दिया गया है और उस ट्रेनिंग डेटा लेबल्ड है. मींस के करेक्ट आंसर्स आर अवेलेबल अलोंग विद द ट्रेनिंग डेटा. और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने क्लास में भी की थी कि हाउ डू वी प्रेडिक्ट हाउसेस प्राइसेस बेस्ड ऑन सम फीचर्स. हमारे पास कुछ डाटा है, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे. सो चूंकि इस केस में हमें जो ट्रेनिंग डाटा दिया गया होगा उस ट्रेनिंग डाटा का करेक्ट लेबल पता है, तो इस वजह से हम इसे एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम कहेंगे. ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें वी ओनली हैव वन सिंगल फीचर विच इज साइज ऑफ द हाउस इन स्क्वायर फीट. इस वेरिएबल को हम x कहेंगे और हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है वो y जिसे हम कहेंगे वो है प्राइस इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. एंड ये ट्रेनिंग डाटा प्लॉट कर लिया है हमने. जनरली ये प्लॉट की फॉर्म में नहीं होगा बल्कि एक टेबल की फॉर्म में होगा. तो सुपरवाइज लर्निंग वो है जिसमें ट्रेनिंग डाटा में आपको करेक्ट लेबल भी पता हो, यानी ट्रेनिंग डाटा लेबल्ड हो. फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ये जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम कि ये ट्रेनिंग डाटा आपको पता है, आपके पास गिवन है. अब मेरे पास एक घर है विच इज लाइक 750 स्क्वायर फीट इन साइज एंड आई वांट टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ दैट हाउस. हाउ कैन आई प्रिडिक्ट दैट? सो वन वे ऑफ डूइंग इट कि मैं इस डाटा पर एक लाइन फिट इन करूं और वो लाइन जो है यहां से ऐसे लाइन, और जनरली इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फिट इन करूं और वो स्ट्रेट लाइन जो है उसकी बेसिस पे मैं देखूं कि 750 पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. There are many other ways of doing it, like why to stick with line. You can also have other type of curves like quadratic curve or other types of curve like second order polynomial, third order polynomial, and we will see that later on in the same lecture or in the next lectures. So supervised learning का मतलब ये है कि we have a data set and
the right answers are also provided with the data set. So in this example, we actually know the prices of the houses which are given in the training data. And the idea is that somehow using this training data, perform some kind of training, and so that my training algorithm is able to predict the value, the price of the house for given X. And this is called a regression problem. The reason a regression problem is in that problem in which we have a continuous output variable, like y का जो variable है ये continuous होगा, discrete नहीं होगा, as opposed to second type of जो supervised learning है, that is called classification. For example, here we have an example. So हमारे पास एक tumor है and we want to see whether or not this tumor is malignant. So malignant का मतलब ये है कि ये actually cancer का ट्यूमर है, और benign का मतलब ये है कि ये कैंसर का ट्यूमर नहीं है. So it's a 1-0 decision, and this is a classification problem because your output label is discrete. In fact, ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमने दो क्लासेस बनाई हैं, 1 and 0, malignant और benign. Generally the presence of something we will denote it by 1, so malignant is 1 and benign is 0. So इस ट्रेनिंग डाटा को अगर हम प्लॉट करें तो ये this training data will be plotted like in at two discrete points because of the reason कि हमें या तो डेटा की वैल्यू 1 मिल रही है या डेटा की वैल्यू 0 मिल रही है. So this is also supervised learning, but this is classification. So अब आपका गोल ये है, because in this example we had only one feature or one variable, one attribute which is tumor size. Practically, obviously, tumor की जो malignant होना या ना होना ये सिर्फ size पे depend नहीं करता, but just for the starting purposes we are taking that we only have one feature. And now my goal will be कि अगर मैं आपको tumor size बताऊं तो your training algorithm should be able to predict whether or not this tumor is malignant. Okay, so this is an example of binary classification. We can also have other type of classification like multi-class classification, where we can have more than 2 labels like benign, type 1 cancer, type 2 cancer, etc, etc. So we can have multiple classes as well. We can also plot data on one axis, like the circles denote actually as we saw in this diagram. The blue ones, they denote 0 examples, so tumor size is increasing on x-axis, and the red ones show the malignant ones, so we can also then draw them on one single line by using different colors. So if we have 2 variables or 2 features or 2 attributes, like for example we want to see we have 2 variables, tumor size and age, and now based on these two variables, this is our training data, so we can plot this data into a 2-dimensional space. Obviously, if we have more variables, we may not be able to plot them, or we may not be able to visualize them. So one way of doing or separating this can be, we will see it in the later lectures, but one way of doing is that what we do is we find out a straight line that separates out the malignant data and the benign data. That is the data corresponding to malignant tumors and data corresponding to the benign tumors. And then whenever you give me a new one, for example, this is where a new candidate lies. We have a tumor size, and we need to know the age of the person is this, and we want to see that this tumor with this tumor size and age, does it correspond to malignant or does it correspond to benign? So our decision in this example will be that it is actually malignant. So
like these two features, we can also add more features, and generally we have more number of features or variables like clump thickness, uniformity of cell size, uniformity of cell shape. This is widely related to the field of study of tumors, so we are not going into detail of this one. So infinite features. What are infinite features? Generally we have infinite features, and we'll discuss later that what is when our number of features are very large or too much, then what we need to do. This we'll study later on. So supervised learning algorithms are the ones which have the right data or which have the right label for the data. So we have the correct output label available, and supervised learning is further divided into two problems: regression and classification. So the next is unsupervised learning. In unsupervised learning, we are given training data, but we don't have the correct labels for that data. So it is kind of an unlabeled data, and we just have to tell that what is the structure of the data. A primary type of unsupervised learning is clustering. In clustering, we group the data based on some kind of similarity. So there are many applications of clustering, like Google News. If you search some news like coronavirus on Google, so the Google will group the news in the form of, for example, if I search news related to coronavirus, so what will happen is that news from different sources, the news, BBC, and if you see more for the news, so The Guardian, The Verge, and from different agencies and different, but they will be clustered in one single cluster or a group. And what is the similarity between all these news? They all are reporting something about coronavirus. And then there can be many different applications for clustering. You can have social network analysis, astronomical data analysis, etc., etc. So basically, you are given unlabeled data, and you are asked a question that can you automatically generate the structure from this data? Because we are not given the correct labeled data in this case, this is called unsupervised learning. Another interesting example is a cocktail party. So cocktail party, एक party चल रही है, and there are two microphones and there are overlapping voices, and इतना sure है कि आप कुछ सुन नहीं सकते. The two people talking on microphones, or microphones are at a different distance from speakers. यानी दो microphone लगे हैं, एक यहाँ, और speakers दूर लगे हैं, but शोर इतना ज़्यादा है कि आप को ये आवाज़ें समझ नहीं आ रही. And you want to see कि cocktail party problem ये होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को प्रोसेस करके आप ये डिटरमिन करें कि कौन सी आवाज़ किस माइक्रोफोन को कॉरेस्पॉन्ड करती है, एंड देन टू सेपरेट आउट टू सोर्सेस. तो चूंकि इसमें भी आवाज़ ग्रुप हो रही है इनटू ईदर वन माइक्रोफोन और अदर माइक्रोफोन, इसलिए हम इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम कहेंगे. सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि सुपरवाइज करने की जो दो टाइप्स थी, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. सो वी विल फर्स्ट स्टडी रिग्रेशन एंड वी विल स्टडी लीनियर रिग्रेशन, एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ रिग्रेशन. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं. और सुपरवाइज्ड लर्निंग में की जो पहली टाइप है रिग्रेशन, उसे हम देखेंगे. व्हाट इज रिग्रेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था, एंड नाउ वी विल सी के रिग्रेशन को क्या होती है और उसकी प्रॉब्लम को मॉडल करेंगे. सो ये स्लाइड्स एंड्रयू एनजी का जो कोर्स अवेलेबल है कोर्सेरा पर, उससे ली गई हैं और प्रॉपर क्रेडिट दिया गया है. स्लाइड्स को मॉडिफाई नहीं किया गया और एंड्रयू एनजी का नाम और उसका क्रेडिट भी दिया गया है. Anyways, so in this component or in this part we will be dealing with linear regression.
with one variable. With one variable का मतलब ये है कि we will assume that we will only have one feature with us. सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक फीचर होगा. ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसी लेक्चर के लिए है, एंड देन वी विल enhance it to multiple variables. Okay, let's see what's the problem. So regression का problem ये है कि you have to predict a real valued output. मतलब ये हुआ कि जो output है वो continuous है, और unlike classification जहाँ पर आपको discrete output दी होती है. से हम कहेंगे वो है price in thousands of dollars, and ये training data plot कर लिया है हमने. Generally ये प्लॉट की फॉर्म में नहीं होगा बल्कि एक टेबल की फॉर्म में होगा. तो सुपरवाइज लर्निंग वो है जिसमें ट्रेनिंग डेटा में आपको करेक्ट लेबल भी पता हो, यानी ट्रेनिंग डेटा लेबल्ड हो. फॉर एग्जांपल आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम कि ये ट्रेनिंग डेटा आपको पता है, आपके पास गिवन है. अब मेरे पास एक घर है which is like 750 square feet in size, and I want to predict the price of that house. How can I predict that? So one way of doing it कि मैं इस डेटा पर एक लाइन फिट इन करूं, और वो लाइन जो है यहां से ऐसे लाइन, और चलिए इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फिट इन करूं, और वो स्ट्रेट लाइन जो है उसकी बेसिस पे मैं देखूंगी 750 पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग इट, लाइक व्हाई टू स्टिक विद लाइन. You can also have other type of curves like quadratic curve, or other types of curve like second order polynomial, third order polynomial, and we will see that later on in the same lecture or in the next lectures. So supervised learning का मतलब ये है कि we have a data set, and the right answers are also provided with the data set. So in this example we actually know the prices of the houses which are given in the training data. And the idea is that somehow using this training data perform some kind of training, and so that my training algorithm is able to predict the value, the price of the house for given X. And this is called a regression problem. The reason a regression problem is in that problem in which we have a continuous output variable, like y का जो variable है ये continuous होगा, discrete नहीं होगा, as opposed to second type of जो supervised learning है, that is called classification. For example, here we have an example. So after this, let's see, this is the training data given to you. Size in feet square is your x. हम इस वेरिएबल को x कहेंगे, और because it's the only variable, जबकि y is the output variable, and this is the sample data given to you. कुछ थोड़ी सी terminologies हैं, जितनी training examples दी गई हों we will call that number m. So m is the number of training example. X we will call input variables, features or attributes, and y is the output variable or target variable. And this xy is one training example, this is another training example. इस ट्रेनिंग एग्जाम्पल को हम ट्रेनिंग एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रेनिंग एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे ऐसे. x सुपरस्क्रिप्ट 1 का मतलब ये है x of first training example which happens to be 2104. x of 2 का मतलब हुआ 1416, that is x of second training example. Similarly by the same terminology, y of 1 मतलब होगा आउटपुट वेरिएबल की पहली वैल्यू, पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल की आउटपुट वैल्यू विच इज 460. इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक पेयर है x of x सुपरस्क्रिप्ट i, y सुपरस्क्रिप्ट i, which denotes the ith training example. तो थर्ड ट्रेनिंग एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे x सुपरस्क्रिप्ट 3, y सुपरस्क्रिप्ट 3, तो वो वैल्यूज हैं 1534 और 3115. We are taking that we only have one feature, and now my goal will be कि अगर मैं आपको so ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है. So m is the number of training example. एक और टर्मिनोलॉजी देख लें, n we will denote n is the number of variables or number of features. So इस lecture slides में because we are assuming कि we have one single variable only
वी आर डीलिंग लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल, तो n की वैल्यू 1 है। x हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट वेरिएबल को डिनोट करने के लिए और y आउटपुट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। और फिर हमने ये सुपरस्क्रिप्ट वाली नोटेशन देखी कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ x और y को कैसे लिखा जाता है। दिस इज व्हाट वी वांट। वी वांट कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डाटा दिया गया हो एंड वी हैव सम काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम। चूंकि हमने लीनियर रिग्रेशन करनी है, वी वांट टू फिट इन अ लाइन। लाइन की इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, इट इज इक्वल टू y, इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। लाइक फॉर एग्जांपल वी वांट टू सी के we have two variables, tumor size and age, and now based on these two variables, this is our training data. So we can plot this data into a two-dimensional space. Obviously, if we have more variables, we may not be able to plot them, or we may not be able to visualize them. So one way of doing or separating this can be, we will see it in the later lectures, but one way of doing is that what we do is we find out a straight line that separates out the malignant data and the benign data. That is the data corresponding to malignant tumors and data corresponding to the benign tumors. And then whenever you give me a new one, for example, this is where a new candidate lies. We have a tumor size and we need to know the age of the person is this, and we want to see that this tumor with this tumor size and age, does it correspond to malignant or does it correspond to benign? So our decision in this example will be that it is actually malignant. So my goal is to find out theta 0 and theta 1, which are most appropriate for a given training data. Next thing is we want to find out the cost function, because this is very important, that what is the cost function. We will see what is cost function and how do we find it. So actually बात ये है कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डाटा दिया गया है और वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि x is the size of the house and y is the price of the house, और ये प्राइस का स्केल जो है $1000 में दिया गया है. This is my problem. I want to find this. The training data is given, and my hypothesis is my theta 0 plus theta 1 x, which is nothing but the equation of line, and we have two unknown parameters, theta 0 and theta 1, which we want to find out. And we have two unknown parameters, theta 0 and theta 1, and the goal is, and we want to see that how do we find the best theta i's, that is the best values of theta 0 and theta 1, which fits the best line on this data. So let's see how it varies by how the line varies by selecting different values of theta 0 and theta 1. So left side pe this plot, theta 0 is, if it is 1.5, इसका मतलब ये है कि y intercept is 1.5, तो आपकी लाइन जो है वो y axis को 1.5 पे टच कर रही है. Since theta 1 is 0, so whatever x you put, this value will be 0. So your value will be always 1.5. So that's why you are getting this equation of the line. If theta 0 is equal to 0, straight away you can guess that y-intercept is 0, so this line will touch y-axis on the origin. And theta 1 is 0.5, तो आपकी वैल्यू 1 पर 0.5, 2 पर 1, 3 पर 1.5, तो ये आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन बनती है. If theta 0 is equal to 1, तो y-intercept 1 है, theta 1 is equal to 0. So in this case, if theta 1 is actually 0. नेक्स्ट जो हमने देखना है that is gradient descent. अगेन ये क्लास में हमने देख लिया था. gradient descent का मतलब ये है gradient descent is an algorithm जो कि आप इस्तेमाल करेंगे to find out the values of thetas. So let's see what is our problem until now. We have a cost function j of theta 0, theta 1, and we want to find out those values of theta 0 and theta 1 which minimizes j.
ऐसी वैल्यूज निकालना चाहते हैं यूजिंग द ट्रेनिंग डाटा थीटा 0 और थीटा 1 की ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जो जे को मिनिमाइज करे। इन अदर वर्ड्स हम चाहते ये हैं वी वांट टू फिट इन अ लाइन विच बेस्ट फिट्स द ट्रेनिंग डाटा, ऐसी लाइन निकालना चाहते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है ये उसकी ब्रीफ आउटलाइन है। यू विल स्टार्ट ऑफ विद सम रैंडम वैल्यूज ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1, देन यू विल कीप चेंजिंग थीटा 0 एंड थीटा 1 टू रिड्यूस जे अंटिल कि आप मिनिमा तक पहुंच जाएं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है अंटिल वी होपफुली एंड अप एट अ मिनिमा। रीजन उसकी ये है कि ये जो जे आपका कॉस्ट फंक्शन है दिस इज एक्चुअली अ नॉन कन्वेक्स फंक्शन। नॉन कन्वेक्स फंक्शन वो फंक्शन होता है लाइक दिस जिसमें एक से ज्यादा मिनिमा पॉसिबल होते हैं, विच इसमें लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल इन ग्रेडियंट डिसेंट कि आप ग्लोबल मिनिमा की बजाय जो है स्टक हो जाएं इन अ लोकल मिनिमा। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रिटन दैट होपफुली इट विल एंड अप एट मिनिमा, दैट यू होप कि ग्लोबल मिनिमा में एंड करे बट इट कैन एंड अप इन ग्लोबल मिनिमा इन अ लोकल मिनिमा। So this is how gradient descent work. You start off with a random position और आप पहाड़ी जैसे नीचे उतरते हैं उस तरह you will take down steps in the direction of gradients या derivatives and hopefully आप जो है वो मिनिमा में कन्वर्ज कर जाएंगे। करेंगे आप ये कि भाई एट एवरी पॉइंट आफ्टर टेकिंग अ स्टेप आप देखेंगे कि जे की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अगर जे की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो यू विल टेक नेक्स्ट स्टेप एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल जे की वैल्यू रिड्यूस होती चली आ रही है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये डिपेंड करता है कि क्या आप लोकल मिनिमम में एंड अप होंगे या ग्लोबल मिनिमम में। तो पहले मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया था तो मैं स्टेप लेता हुआ ग्लोबल मिनिमम में पहुंच गया था, बट अगर मैं यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन ले लेता हूं यानी स्टार्टिंग थीटास की वैल्यू ये वाली लेता हूं या ये वाली लेता हूं तो आई विल मोस्ट लाइकली एंड अप इनटू दिस लोकल मिनिमा। ये एक ड्रॉबैक है ग्रेडियंट डिसेंट का। ओके, दिस इज हाउ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम वर्क्स। आप करेंगे ये कि थीटा 0 और थीटा 1 की रैंडम वैल्यूज लेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट बाय अप्लाइंग दिस रूल। थीटा 0 की वैल्यू अपडेट होगी बाय अप्लाइंग थीटा 0 माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जे, और थीटा 1 की वैल्यू अपडेट होगी थीटा 1 माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जे। यहां पर पहले इनिशियली मैंने टेम्प 0 की वैल्यू थीटा 0 की वैल्यू अपडेट करके एक टेम्परेरी वेरिएबल में टेम्प 0 में रखी है। उसकी रीजन ये है कि जब आप ये डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे होगे थीटा 1 को अपडेट करने में तो इसमें थीटा 0 की जो वैल्यू यूज होनी चाहिए वो ओल्ड वाली इस्तेमाल होनी चाहिए, पुराने वाली इस्तेमाल होनी चाहिए। तो अगर मैं थीटा 0 को पहले अपडेट कर दूंगा उस वेरिएबल में वैल्यू डाल दूंगा तो इस जगह पर थीटा 1 को अपडेट करते हुए यू विल गेट न्यू वैल्यू विच इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए थीटा 0 को अपडेट करके पहले मैं टेम्प 0 में डाल रहा हूं बजाय इसके कि थीटा 0 ही को अपडेट कर दूं, और थीटा 1 को अपडेट करके मैं टेम्प 1 में डाल रहा हूं। और वंस ये दोनों अपडेट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि इनकी वैल्यूज को ये कह दूंगा कि इनकी वैल्यूज को अपडेट कर दूंगा। थीटा 0 में टेम्प 0 और थीटा 1 में टेम्प 1 डाल दूंगा। इसमें थीटा 0 और थीटा 1 इनिशियली रैंडम वैल्यूज हैं। अल्फा लर्निंग रेट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेरिवेटिव ऑफ जे। अच्छा, चूंकि ये फंक्शन है जे जो है इट इज अ 2 वेरिएबल फंक्शन, थीटा 0 और थीटा 1 इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल किया। यानी जे का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 लेंगे और फिर जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 लेंगे, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसकी इंट्यूजन ग्रेडियंट डिसेंट की क्या है? दिस इज ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कि आप थीटा जे इस केस में 0 और 1 है, ऐसे अपडेट करते हैं कि आप थीटा जे में से अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव को माइनस करते हैं। सो अगर आपकी स्टार्टिंग, लेट्स अज्यूम वी गो बैक टू द सेम अजम्पशन जहां पे हमने थीटा 0 को 0 लिया था एंड दिस इज जो फंक्शन जे, थीटा 1 की डिफरेंट वैल्यूज वेरी करने से ये कॉस्ट फंक्शन आता है। एंड लेट्स अज्यूम कि यू स्टार्ट अप ओवर हेयर, आपका स्टार्टिंग पॉइंट थीटा 1 की जो इनिशियल वैल्यू है वो आप यहां पे ले लेते हैं। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो लाइन होती है दैट लाइन इज एक्चुअली अ लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, तो इसका डेरिवेटिव लेने से यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हैं।
यानी थीटा 1 की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगेन जब यहां पे डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट अ लाइन अगेन विद अ पॉजिटिव स्लोप, यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर, तो आप देखेंगे आप जो है वो मिनिमा की तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन यहां पे ले लेते, थीटा 1 की इनिशियल पॉइंट ये ले लेते, रिमेंबर कि थीटा 0 को मैंने 0 किया हुआ है, तो ये जो लाइन आएगी दैट इज अ लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अच्छा, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप कर क्या रहे हैं कि आप थीटा 1 में से एक नेगेटिव नंबर माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप थीटा 1 में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड यू आर अगेन मूविंग टूवर्ड्स द मिनिमा। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप यहां से स्टार्ट लें या यहां से राइट साइड से स्टार्ट लें या लेफ्ट साइड से स्टार्ट लें या कहीं से भी स्टार्ट लें, यू आर अल्टीमेटली मूविंग टुवर्ड्स मिनिमा। द ओनली डेंजर इज कि आप लोकल मिनिमा की तरफ भी जा सकते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में बिकॉज ऑफ जे का फंक्शन कन्वेक्स नहीं है, नॉन कन्वेक्स फंक्शन है, तो देयर आर चांसेस कि आप यू एंड अप इन अ लोकल मिनिमा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब अल्फा लर्निंग रेट आमतौर पे इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है। इफ इट इज टू स्मॉल, ठीक है, तो अल्फा ये कंट्रोल कर रहा होता है कि आप स्टेप कितने बड़े ले रहे हैं, यानी जब आप पहाड़ी उतर रहे हैं तो आप कितने छोटे या कितने बड़े स्टेप ले रहे हैं। सो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो दिस मीन्स कि आप बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा आइट्रेशंस चाहिए होंगी, क्योंकि देखिए आइट्रेटिव एल्गोरिथम है, हर आइट्रेशन के बाद आप चेक करते हैं कि जे की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो चूंकि आपने अल्फा बहुत छोटा रखा है, कम नंबर ऑफ बहुत ज्यादा स्टेप आपके लगेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर अल्फा बहुत बड़ा हो, जिसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हो ये कि आपने एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप यहां लिया और तीसरे स्टेप में आप मिनिमा को छोड़ के आगे चले गए। तो अल्फा बड़ा रखने में ये डेंजर है कि आपको मिनिमा आप स्किप करके गुजर जाए। सो करंट वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 1 एट अ लोकल ऑप्टिमा, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये इस प्लॉट में, ये 2D प्लॉट है क्योंकि थीटा 0 को 0 लिया हुआ है। दिस इज ग्लोबल मिनिमा एंड दिस इज लोकल मिनिमा। बार बार ये बता रहा हूं कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो लोकल मिनिमा में स्टक हो सकता है। सो ग्रेडियंट डिसेंट में जनरली अल्फा की वैल्यू को स्मॉल रखना चाहिए, बहुत स्मॉल ना रखें, लेकिन जनरली बहुत लार्ज वैल्यूज आर हार्मफुल। ओके, अब आखिरी चीज जो इसमें रहती है वो ये है कि दिस इज आवर समरी सो फार दैट वी हैव अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वी वांट टू फिट इन अ लाइन, और उस लाइन की जो हाइपोथेसिस है दैट इज थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, एंड कॉस्ट फंक्शन जो हमने निकाला है वो है 1/2m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i होल स्क्वायर। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है एंड दिस इज माय ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम दैट आई रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस थीटा j इज इक्वल टू थीटा j माइनस अल्फा टाइम्स समेशन अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ j। सो ये जो एंटिटी है ये डेरिवेटिव हमने निकालना है। अच्छा, अब ये डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 डिफरेंशिएट करना है एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 डिफरेंशिएट करना है। ये जो हाइपोथेसिस ऑफ एक्स ऑफ आई है इसे हम एक्सपेंड करके ऑब्वियसली लिख सकते हैं थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स ऑफ आई। जब जे की वैल्यू 0 होगी मींस पहले थीटा 0 की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो 2 है ऊपर ये नीचे आ जाएगा, और इनफैक्ट ये जो 1/2 हमने इसीलिए किया था ताकि वो 2 से क्रॉस कर जाए। तो वी विल गेट द वैल्यू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i, और जब हम j इज इक्वल टू 1 यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i टाइम्स x ऑफ i। ये एडिशनल टर्म्स इसलिए आई है बिकॉज वी डोंट हैव इन व्हेन थीटा 0 इज इक्वल टू 0 तो वी डोंट हैव x0, तो इसलिए वो डेरिवेट डिफरेंशिएट यानी ये वाली जो टर्म के साथ देयर इज नो x, तो इसलिए यहां पर 1 आ जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा 0 एंड थीटा 1। अच्छा जी, सो वी नीड टू रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस नाउ दिस थिंग, यानी आप थीटा 0 थीटा 1 की इनिशियल वैल्यूज लें, उसके साथ कॉस्ट फंक्शन की जे की वैल्यू निकालें, ये एग्जांपल मैंने क्लास में करवाई भी थी, एंड देन थीटा 0 और थीटा 1 को इस हिसाब से
इस फॉर्मूला से अपडेट करें, गेट द न्यू वैल्यूज ऑफ थीटा 0 एंड थीटा 1, फाइंड आउट योर न्यू कॉस्ट फंक्शन जे, एंड देन सी कि मेरी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हुई है। अगर रिड्यूस हुई है तो फिर दोबारा से आइट्रेशन करें, एक और आइट्रेशन करें, और तब तक आइट्रेशन करते चले जाएं जब तक कि मेरी ये वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है। सो दिस इज माई ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। कन्वेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है विच इज अ बाउल शेप फंक्शन, जिसमें वी डोंट हैव अ लोकल मिनिमा, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा जो जे फंक्शन है दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन विच इज नॉन कन्वेक्स, तो इसमें लोकल मिनिमा में फंसने का चांस होगा। सो दिस इज आवर ग्रेडियंट डिसेंट वर्क कि पहले आपने थीटा 0 थीटा 1 इनिशियल वैल्यूज ली, उससे एक लाइन फिट इन हो रही है इस ट्रेनिंग डाटा पे। आप नई वैल्यूज निकालेंगे, यू विल गेट, इट विल बी बिकम बेटर, एरर रिड्यूस हुआ, एंड देन एरर विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग अंटिल के बेस्ट पॉसिबल लाइन आ जाए। तो ये था हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। फाइनली अभी जो रिग्रेशन में हमने चीज पढ़नी है वो ये है कि अभी तक हमने ये किया है कि वी एज्यूम्ड कि वी हैव जस्ट वन सिंगल वेरिएबल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जनरली वी डोंट हैव वन सिंगल वेरिएबल, बल्कि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। और मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब ये है कि अगर आपने लेट्स से यही रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम लिया, तो अगर आपके पास एक सिर्फ प्राइस ऑफ द हाउस नहीं होती, जनरली यू हैव लॉट मोर फीचर्स जिनकी बेस पे हाउस की प्राइसिंग डिटरमिन होती है। So this was our problem previously, that we have size of the house and we have the price of the house, and we fit it in the hypothesis theta 0 plus theta 1 x. But practically we will have a lot more features. For example, price of the house के जो features हैं वो 4 features यहाँ पे लिए गए। So size of the house is one feature, number of bedrooms is another feature, number of floors is third feature, and age of the home is another feature. So we have 4 features now. So हमारी जो n की वैल्यू होगी that will be equal to 4. n is equal to 4 because now we have 4 features. और हर फीचर को हम लिखेंगे x1, x2, x3 और x4। और अब हमारी जो पहले नोटेशन थी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 थर्ड इंस्टेंस, थर्ड ट्रेनिंग एग्जांपल में x1 की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज 1534। और अगर आपसे अब पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू x ऑफ 2, x सुपरस्क्रिप्ट 2, तो इसका मतलब ये होगा सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल एज अ होल, बिकॉज आपने ये नहीं बताया कि किस फीचर की। ठीक है, तो ये अब आपकी थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो गई। मजीद अब ये होगा कि अब आपकी हाइपोथेसिस जो लीनियर हाइपोथेसिस ही है, वो इंस्टेड ऑफ थीटा 0 प्लस थीटा 1 x की बजाय, बिकॉज नाउ यू हैव 4 वेरिएबल्स, तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 प्लस थीटा 4 x4। सो अब आपकी ये लीनियर हाइपोथेसिस एक्सपैंड हो गई, एंड देन अल्टीमेटली अगेन योर गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटास। अच्छा, एक क्विक नोटेशन इसमें यह है कि अगर इफ यू वांट टू राइट दिस हाइपोथेसिस इन अ शॉर्ट फॉर्म, लेट्स से इफ यू हैव n फीचर्स, तो आपकी हाइपोथेसिस है थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 अप टिल थीटा n xn। सो कन्वीनियंस ऑफ नोटेशन के लिए हम करते ये हैं कि वी इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर विद द नेम x0। सो ये 0th फीचर है, इसमें तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स में जो वैल्यूज होंगी वो 1 होंगी। अच्छा, इसके करने का फायदा अभी आगे जाके देखेंगे हमें क्या होगा। x की वैल्यू, सो आई कैन राइट अ वेक्टर x इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टिल xn। इस वेक्टर की डायमेंशन n+1 है। थीटा का अगर वेक्टर लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 अप टिल थीटा n। अगेन ये डायमेंशन भी n+1 है। तो अगर मैं x0 इंट्रोड्यूस ना करवाऊं तो मेरे थीटा वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, इसकी डायमेंशन n+1 हो जाती, और अगर यहां पे x0 ना हो तो इसकी डायमेंशन n हो जाती, तो ये कंपैटिबल नहीं रहती। रिमेंबर, हमारे पास जितने x हैं उससे एक ज्यादा थीटा है। हमारे पास यहां पर x1 से लेकर xn तक n वेरिएबल्स हैं, लेकिन थीटा एक ज्यादा है बिकॉज ऑफ थीटा 0
तो वो कमी हमने x0 से पूरी कर ली. सो नाउ आई कैन राइट माई हाइपोथेसिस दैट थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1 अप टिल थीटा n xn, वेयर चूंकि x0 की जो हमने वो एक कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी वैल्यू 1 है, तो इट डजंट रियली मैटर. अब मैं अगर वैल्यू निकालूं थीटा ट्रांसपोज x की, यानी इस फैक्टर का ट्रांसपोज लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं x से, तो आई विल गेट द सेम ओरिजिनल थिंग, थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा अप टिल थीटा n xn. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी हाइपोथेसिस को इन शॉर्टर फॉर्म थीटा ट्रांसपोज x से डिनोट कर सकता हूं. नाउ वी नीड टू मॉडिफाई आवर ग्रेडियंट डिसेंट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें भी. सो आवर हाइपोथेसिस इज नाउ थीटा ट्रांसपोज x which is equal to theta 0 x0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 up till theta n xn, and keep in mind that x0 की जो वैल्यू है that is equal to 1, और हमारे जो अननोन पैरामीटर्स हैं वो थीटा 0 थीटा 1 up till थीटा n हैं, जिसको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हमारा कॉस्ट फंक्शन वही रहेगा, एग्जैक्टली वही रहेगा जो जैसे पहले था. अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट में हमने कहा यह था कि हर थीटा को ऐसे अपडेट किया जाए, थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन. तो ये वही इंट्रूजन जो पहले हमने देखी है वही इस्तेमाल करनी है. व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी विल अपडेट थीटा जे एज थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स 1 बाय m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i x j ऑफ i. यानी अगर इफ वी आर कंप्यूटिंग थीटा 0 तो j की वैल्यू 0 है, तो ये जो एंटिटी है दिस विल बिकम x0 ऑफ i. अच्छा, यानी जीरोथ वेरिएबल की या जीरोथ फीचर की ith वैल्यू, जीरोथ फीचर जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उसकी सारी वैल्यूज 1 थी, तो इसलिए थीटा 0 के केस में दिस विल बी नलिफाइड, ये नहीं आएगा. ठीक है, विच इज एग्जैक्टली द सेम जैसे कि जब हम 2 वेरिएबल्स कर पढ़े थे. जब हम थीटा 1 की वैल्यू कंप्यूट कर रहे होंगे तो j विल बी इक्वल टू 1, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x1 का i वेरिएबल ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेडियंट डिसेंट विद सिंगल वेरिएबल में था. थीटा 2 कंप्यूट कर रहे हैं तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी x2 ऑफ i एंड सो ऑन. सो वो x0 इंट्रोड्यूस करवाने का फायदा हमें ये हुआ कि हमने अब थीटा j को एक ही फॉर्म से रिप्रेजेंट कर लिया, एक ही फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर लिया, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट इन द फॉर्म ऑफ के थीटा 0 को एक्सेप्शन रखते और बाकी सबको अलग से लिखते, हमने उसको एक ही फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर लिया. ओके, सो वी आर डन विद लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स. वी हैव सम प्रैक्टिकल इश्यूज ओवर हियर. One of them is feature scaling. It has been observed, for example, in this example, we have 2 features. One is x1, and x1 feature is actually के जिसमें आपका number of is the size of the house, and x2 is basically the number of bedrooms. आप देखिए दोनों के स्केल में डिफरेंस है. अच्छा, फीचर स्केलिंग इसलिए की जाती है ताकि ग्रेडियंट डिसेंट तेजी से कन्वर्ज करे. इट हैज बीन सीन बाय एक्सपेरिमेंटेशन के अगर तमाम फीचर्स जो हैं वो एक ही स्केल पर हों, उनकी वैल्यूज कंपेरेबल हों, तो ग्रेडियंट डिसेंट तेजी से काम करता है. मसलन मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा था कि अगर आपके पास 2 फीचर्स हैं, साइज ऑफ द हाउस जिसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 से 2000 के दरमियान जाती हैं, और दूसरा है नंबर ऑफ बेडरूम जिसकी वैल्यू 1 से 5. अब ये इन वैल्यूज के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस है रेंज के दरमियान, तो इनको एक स्केल पे ले आते हैं. एक तरीका उसका बड़ा सिंपल से ये है कि मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दें. मैक्सिमम वैल्यू जैसे साइज की 2000 है तो आप हर साइज को डिवाइड कर दें 2000 से. इसी तरह नंबर ऑफ बेडरूम्स को डिवाइड कर दें 5 से. इस तरह से आपकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में आ जाएंगी. इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन के हमने तरीके सीखे थे, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन, डेसिमल स्केलिंग एक्सेट्रा, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं. तो लेकिन एक और तरीका हम इसका सीखते हैं जिसको हम कहते हैं मीन नॉर्मलाइजेशन. मीन नॉर्मलाइजेशन में आप करते ये हैं कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं फीचर की, और एवरेज वैल्यू फीचर से की हर वैल्यू में से माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं मैक्स माइनस मिन से. फॉर एग्जाम्पल
अगर एवरेज वैल्यू 2 है बेडरूम्स की, तो आप हर वैल्यू में से 2 माइनस करेंगे, और चूंकि उसकी रेंज 1 और 5 के दरम्यान में थी, तो 5 - 1 करके आप वैल्यू 4 निकाल के वैल्यू डिवाइड कर देंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल फीचर स्केलिंग। इसके बाद हमने बात करनी है लर्निंग रेट पर, अल्फा पर। हमने ये कहा था कि अल्फा लर्निंग रेट है जो ये डिटरमिन करता है कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट कितना स्लो या फास्ट स्टेप लेगा। अच्छा, यहां आपने बेसिकली अगर यहां जाएं तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप अल्फा की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो आपके ग्रेडियंट डिसेंट बहुत स्लो स्टेप लेगा, तो आपकी नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर आप अल्फा बहुत बड़ा रखेंगे तो आप यू में स्किप मिनिमा। ठीक है। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल इशू ये है कि हर आइटरेशन के बाद असूली तौर पे आपकी जे की वैल्यू को रिड्यूस होना है, और अगर जे की वैल्यू रिड्यूस होती चली जा रही है तो आपको नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है। मसला ये है कि एट द एंड जब इनिशियली जे की वैल्यू बहुत तेजी से रिड्यूस होगी, एट द एंड अब जे की जो वैल्यू रिड्यूस होगी वो बहुत छोटी छोटी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उनके दरमियान डिफरेंस पॉइंट्स में भी बहुत कम आ रहा है, एंड दिस मे टेक अप अ लार्ज नंबर ऑफ आइटरेशंस बिफोर वो जे रिड्यूस होना कम हो जाए। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम ये आमतौर पे करते हैं कि हम 10⁻³ या 10⁻⁴ या 10⁻² पे थ्रेशोल्ड लगा देते हैं कि अगर इतनी वैल्यू चेंज हुई है तो वी शुड स्टॉप, हमें एंड तक वेट नहीं करना। अल्फा की जो वैल्यूज हैं स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए आपको, 0.001, 0.01, 0.1 ये वैल्यूज रखनी चाहिए ताकि कम से कम कन्वर्ज करे, वो मिनिमम को स्किप ना कर जाए। अच्छा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल सीख लिया, अब लीनियर रिग्रेशन हमने करना है विद मल्टीपल वेरिएबल्स, लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स भी हमने कर लिया। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट वी वांट टू डू इज कि अगर हमको पॉलिनोमियल कर्व फिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन फिट करना चाहें, तो वो काम कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल दिस वाज व्हाट वाज लीनियर थिंग, θ0 + θ1 x, या वो जितने भी फीचर्स हो। फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू फिट इन दिस हाइपोथेसिस θ0 + θ1 x + θ2 x² + θ3 x³। आप इसको फिट इन करना चाहते थे, एंड दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बिल्ड फिट करने के लिए आप करेंगे क्या कि आपके पास जो फीचर x दिया गया है, वट एवर आर दीज वैल्यूज, लेट्स से 3, 5 और 7, ये फिट इन करने के लिए यू नीड द टर्म x²। तो आप x² की वैल्यू निकालेंगे। x² की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, हर वैल्यू का आप स्क्वायर ले लेंगे। दिस विल बी 9, दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 49। सिमिलरली x³ निकालने के लिए आप इन सब वैल्यूज का क्यूब ले लेंगे। तो 3 का क्यूब विल बी लाइक 27 मे बी, and 5 का क्यूब is 125 and 7 cube is it is 14. Let's write it 7 cube, एग्जैक्ट वैल्यू की वजह 7 क्यूब लिख लेते हैं। सो यू विल हैव अ न्यू प्रॉब्लम जिसमें अब एक फीचर की बजाय यू हैव 3 फीचर्स। सो लेट्स कॉल इट x1, इसको हम कह लेते हैं x2 और इसको हम कह देते हैं x3। तो अब आपका जो हाइपोथेसिस बन जाएगा दैट विल बी सिंपल, θ0 + θ1 x1 + θ2 x2 + θ3 x3। ये आपका सिंपल हाइपोथेसिस बन जाएगा, विच इज अगेन अ लीनियर हाइपोथेसिस। इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें जैसे कि आप ग्रेडियंट डिसेंट में फॉर लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल सॉल्व करते थे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ θ0, θ1, θ2, θ3। वंस वो वैल्यू पता लगी तो आपको हाइपोथेसिस की वैल्यूज पता लग गई। अब कोई नया x अगर आपको दिया जाए तो यू कैन, अगर आपको θ0, θ1, θ2 पता है तो यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यूज। वो x1 की जगह तो x ही है, ये x² है और ये x³ है। तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी अगर आपने फिट इन करनी हो तो ये काम भी आप लीनियर रिग्रेशन की मदद से आसानी कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली लीनियर रिग्रेशन ही करनी है। बाय दिस वे यू कैन फिट इन एनी काइंड ऑफ
हाइपोथेसिस। आप अगर थीटा 0 प्लस थीटा 1 साइज प्लस थीटा 2 साइज स्क्वायर रूट हाइपोथेसिस फिट इन करना चाहते हैं तो वो भी अब आप बहुत आसानी से फिट इन कर सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशन वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज क्लैरिफिकेशन दोबारा जरूरी है, वो ये कि अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू फिट इन a linear hypothesis or you want to fit in a quadratic hypothesis or you want to fit in a cubic hypothesis। ये हमने अभी तक नहीं सीखा कि ये डिटरमिन कैसे करते हैं। हाइपोथेसिस पता हो वो हम फिट कर सकते हैं, थीटास को अपडेट करने के तरीके हमें आते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि लाइन के ये डिसाइड करना कि लाइन फिटिंग करनी है या हमने क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या किस डिग्री का पॉलिनोमियल फिटिंग करना है। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं सीखा, ये बात का कॉन्सेप्ट है जहां पे रोल आएगा आपका वैलिडेशन सेट का, टेस्ट सेट का और ट्रेनिंग सेट का, तो वो थोड़ा सा आगे लेक्चर्स में आ रहे हैं। तो इन लेक्चर्स में ये जो आज का वीडियो लेक्चर था, लेट्स समराइज दैट। हमने इसमें 3-4 पीडीएफ फाइल्स हैं जो कि एलएमएस में अपलोडेड हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स। हमने मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन सीखा, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डिफरेंस सीखा, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस सीखा, प्लस हमने रिग्रेशन को टेकअप किया। और पहले हमने किया लीनियर रिग्रेशन विद वन सिंगल वेरिएबल, linear regression with multiple variables, and then we extended that concept to regression, polynomial regression। इसमें जो चीज आपको आनी चाहिए वो एरर फंक्शन आना चाहिए कि अगर एक ट्रेनिंग डाटा है और उसमें कोई लाइन फिटिंग की गई है तो हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर। नंबर 2, आपको ग्रेडियंट डिसेंट आना चाहिए, ग्रेडियंट डिसेंट की आइटरेशंस कैसे रन की जाती हैं। ये एग्जांपल क्लास में मैंने पहले करवाई भी थी, अगर आप कहेंगे तो ये इस तरह की एक एग्जांपल मैं अपलोड भी कर दूंगा। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो सीखेंगे वो होगा, वी विल गो मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन, जो और उसका एक एल्गोरिदम जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, वी विल स्टडी दैट। सो इस लेक्चर को सुन लें, इसके सुनने के बाद लेक्चर नोट्स देख लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस एलएमएस में पोस्ट करें, या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है वहां पर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। और आई होप कि ये रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।